प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर जाकर उन्हें देख लें। आज हम गणित के बारे में मूलभूत जानकारी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग। तो प्रिय छात्रों, हम सुबह से लेकर शाम तक गणित के बारे में अपने आसपास, स्कूल में, घर में, बाज़ार में गणित से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ लेते रहते हैं। जैसे घड़ी में समय देखना, बाज़ार से सामान की खरीदारी करना, कितना सामान हमने खरीदा, कितने पैसे दिए, कितने पैसे बचे, उसका हिसाब रखना। या फिर क्रिकेट है, फुटबॉल है या टेनिस खेलते समय स्कोर का लेखा जोखा करना। खेती में फसल का हिसाब रखना, मजदूरों की मजदूरी का हिसाब रखना। ये सब बातें हम अपने रोज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो गणित का सुबह से लेकर शाम तक हम दिन भर में बहुत उपयोग करते हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी गणित को हिसाब रखना कहते हैं, कि हिसाब को गणिती कहते हैं। तो इसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें मिलती रहती है कि गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं। गणना करना, गिनना या गिनती करना ही गणित कहलाता है। गणित वास्तव में क्या है? गणित एक अमूर्त या जिसको निराकार कहते हैं, अमूर्त या निराकार और निगनात्मक प्रणाली है। जैसे अंक 5 5 ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर गणित के अंदर 5 को 5 ही कहेंगे, अन्य कुछ नहीं कहेंगे। 5 का मान भी 5 ही होगा। तो गणित अपने आप में एक अमूर्त और निगनात्मक प्रणाली है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि गणित कितने प्रकार का होता है, गणित की शाखाएं कितनी होती है। तो इसमें मुख्य रूप से अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, कलन या अन्य प्रकार के गणित भी होते हैं। अंकगणित में अंकों का खेल होता है। रेखागणित में रेखाओं का खेल होता है। बीजगणित में अक्षर या बीज जैसे x है, y है, z है, क है। इसमें अंक और बीज दोनों का प्रयोग होता है। कक्षा 9 और 10 में त्रिकोणमिति है, सांख्यिकी है, कलन है और अन्य प्रकार के बहुत सारे गणित की शाखाएं हैं। आगे जाकर के बड़ी कक्षाओं में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमारे मुख्य रूप से अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी कक्षा 6 से 10 तक मुख्य रूप से हमारे गणित की यही शाखाएं हैं। इनके बारे में हम कक्षाओं में विस्तार से और अध्ययन करेंगे। गणितज्ञ, गणितज्ञ कौन होता है? तो गणितज्ञ वो होता है
गणित में अभ्यस्त व्यक्ति या खोज करने वाले को या खोज करने वाले वैज्ञानिक को गणितज्ञ कहते हैं। यानी जिसने सर्वप्रथम गणित की खोज की या अब आगे नए नए प्रयोग करके गणित में जो खोज हुई है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, वह वैज्ञानिक गणितज्ञ कहलाता है। जैसे वैदिक युग के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम हम सब जानते हैं। वो एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे। गणित में भारत का योगदान, तो भारत का गणित में प्रारंभिक योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। भारत ने संख्या, शून्य, स्थानीय मान, अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित, कैलकुलस आदि का जो प्रारंभिक ज्ञान था, प्रारंभिक कार्य था, वो भारत में हुआ था। इसके बारे में विदेशी विद्वानों ने भी गणित के क्षेत्र में भारत के योगदान की मुक्त कंठ से सराहना की। यानी हम यूं कहें, वैदिक काल से ही हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने गणित के बारे में जो भी प्रारंभिक योगदान था वो पूरे विश्व को भारत की देन है। क्या गणित एक मुश्किल विषय है? यहाँ पर हमें ये एक बात समझनी होगी कि गणित दूसरे विषयों से एक निश्चित रीति और सूत्रों पर आधारित है। इसमें अगर हम पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे या हमें पूरा ज्ञान नहीं मिलता है तो समस्या को समझने और उसे हल करने के नए तरीके खोजने में कठिनाई होती है। प्रिय छात्रों, एक बात ध्यान रखें कि गणित को अगर सभी विषयों की कुंजी कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है या कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सूत्र आधारित और एक निश्चित रीति और सूत्रों पर आधारित ये अन्य विषयों से अपने आप को अलग करता है, इसकी पहचान अलग है। अगर हम समस्या को गहराई से समझेंगे तो हम सवाल को हल करने के नए तरीके खोजेंगे, उसमें हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बच्चे गणित से क्यों डरते हैं? क्योंकि बच्चों को गणित जैसा विषय मुश्किल और बोरियत भरा लगता है, जबकि सच यह है कि छात्रों को गणित सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाए तो उपरोक्त बातें होती है। गणित को एक हौवे के रूप में रखा जाता है, इससे इस विषय में छात्रों की रुचि ही नहीं रहती है और छात्र अपने आप को इस विषय से दूर करने लग जाते हैं। क्योंकि गणित पढ़ाना भी अपने आप में एक कला है। अगर गणित में एक बार बच्चे की रुचि उत्पन्न हो गई तो उसको भविष्य में अन्य किसी विषय में भी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि गणित अपने आप में एक सूत्र आधारित सत्य है। गणित के अंदर झूठ से काम नहीं चलता है। हम अपने दैनिक जीवन में गणित का इस्तेमाल बहुत बार करते हैं, पूरे दिन भर करते हैं, परंतु फिर भी हम इससे दूर भागते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में गणित का एक डर बैठा हुआ है। जबकि प्यारे बच्चों, गणित से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गणित से डरेंगे नहीं। हम गणित को एक अन्य विषय की भांति ही अगर लें तो गणित कोई एक कठिन विषय नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखें कि अगर हमें गणित आने लग गया तो अन्य विषयों में हमें एक बार पढ़ने पर ही वो सारी बातें याद हो जाती है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिमाग को अगर तेज करना है तो दिमाग को गणित खिलाइए,
जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि पहाड़े याद करिए, खूब सारे पहाड़े याद करो, लिख करके देखो, बोल करके देखो, आपस में गणित की एक दूसरे से चर्चा करो, छोटे छोटे सवालों को हल करो, खुद सवाल तैयार करो, दूसरों से चर्चा करो, और जितना हम गणित दूसरों को पढ़ाएंगे उतना ही हमें गणित है वो ज़्यादा आएगा। तो छात्रों, इससे हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गणित को अगर हम, जब ये हमें कठिन लगता है तो हम इसे समय देना कम कर देते हैं, इसे पढ़ना कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें गणित को समय देना है और गणित को पढ़ना है। और एक बार अगर हम गणित में रुचि लेने लगेंगे तो गणित जैसा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कोई नहीं है। दिमाग को तेज़ करना हो तो गणित को पढ़िए, उसमें कुछ समय दीजिए। प्रिय छात्रों, गणित का इतिहास, वैसे तो गणित का इतिहास बहुत पुराना है, परंतु मैं यहाँ संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप में 12वीं शताब्दी तक जो रोमन अंक थे वो 7 हैं और इस प्रकार हैं। ये पहला अंक है इसका 1, दूसरा अंक है 5, तीसरा x, इसको 10, चौथा l, इसको 50 माना, पांचवा c, इसको 100 माना, छठा d, इसको 500 माना, और सातवां m, इसको 1000 माना। यानी यहाँ पर 1, फिर 2 खड़ी लाइनें और फिर 3। जब 4 लिखना होता था तो ये 5 है, इससे पहले 1 लगा दिया जाता था, यानी 5 से 1 कम 4। और अगर 6 लिखना है तो 5 के 1 बाद में, 4 लिखना है तो 5 से 1 कम, और 6 लिखना है तो उससे 1 ज़्यादा। इस प्रकार से इसमें इस साइड में एक एक चिन्ह जोड़ना और इस साइड में एक एक चिन्ह घटाना करके रोमन अंकों में हम लिखते हैं। परंतु यह जो अंक थे ये बहुत ही कठिन और उलझी हुई ऐसी प्रणाली थी यह कि जब बड़ी संख्याएं लिखनी होती थी तब इसमें बहुत दिक्कत आती थी। अब क्या हुआ कि इसमें सुधार हेतु एक नई प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई, जिसकी खोज किसने की, कैसे हुई और क्या उसको विश्व ने अपना लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज भारत ने की। भारत ने 9 अंक दिए। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक। और 10वां अंक शून्य। तो रोमन के बाद में रोमन संख्याओं को लिखने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई से बचने के लिए भारत ने है वो अंकों की खोज की। तो 9 अंक और 10वां अंक शून्य का आविष्कार किया।
यहां पर केवल शून्य का आविष्कार ही नहीं किया, बल्कि शून्य के साथ स्थानीय मान का आविष्कार भी किया। स्थानीय मान के बारे में भी बताया गया। जैसे एक है, एक के इधर हम अगर 1 0 लगा देते हैं तो वो 10 बन गया। अगर 2 शून्य लगा देते हैं या 0 लगा देते हैं तो वो 100 बन गया। अगर एक के आगे 3 0 लगा देते हैं तो वो 1000 बन गया। यानी दाईं तरफ हम अगर एक एक शून्य बढ़ाते जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, और अगर हम इसके दूसरी तरफ, जैसे इसके इस तरफ अगर शून्य लगा देंगे तो ये केवल एक ही रहेगा। चाहे एक के पहले आप कितनी ही 0 लगा दो, ये संख्या एक ही रहेगी। यानी यहाँ पर शून्य है वो मूल्यहीन हो जाएगा। शून्य का यहाँ पर कोई मूल्य नहीं रहेगा, शून्य की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिकों ने हमें 9 अंक और शून्य भारतीय वैज्ञानिकों ने दिए। पूरे विश्व को ये भारत का योगदान है। अब क्या हुआ कि जैसे रोमन में 344 को CCC 100 100 100, ये 300, ये 10 कम हो गया 40, ये 5 से 1 कम हो गया 4, तो इतना लंबा 344 लिखा जाता है रोमन में। और भारतीय पत्ती में 344 सीधा इसको माना गया, यानी 9 अंक 10वां शून्य। और जो दशमलव भी था वो आर्यभट्ट प्रथम में लिखा हुआ सर्वप्रथम प्रयोग है, वहां से उल्लेखित है, मिलता है। तो शून्य और दशमलव की खोज और अंकों की खोज भारत ने की। इस उबाऊ और बड़ी प्रणाली से जब भारतीय वैज्ञानिकों ने इन अंकों के बारे में शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की जानकारी दी, ये अंक बनाए गए, गिनती के अंक, गणना करने के अंक, तो पूरे विश्व ने इसमें कोई संकोच नहीं किया कि ये तो पद्धति बहुत आसान है, और पूरे विश्व ने इस पद्धति को तुरंत अपना लिया। उसके बाद से हमें ये नई पद्धति मिली और हमें इतनी बड़ी रोमन संख्या लिखने से हम निजात पा सके कि बहुत ही आसान तरीके से हमें गणित लिखने का तरीका आया। इसमें सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले भारत का था, जिसने शून्य से लेकर अंक और दशमलव की खोज की। इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था। आर्यभट्ट हमारे बहुत महान गणितज्ञ थे, जिनका गणित में बहुत बड़ा योगदान था। तो प्रिय छात्रों, आज मैंने इसमें गणित के सैद्धांतिक पक्ष पर व्याख्यान दिया है। हम गणित को घरेलू जिंदगी से जोड़कर चलेंगे तो हमारे मन में जो व्याप्त डर है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम गणित का सुबह से लेकर शाम तक उपयोग करते हैं। बस थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम गणित को थोड़ी सी समझ के साथ कार्य करेंगे तो हमें गणित में आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि एक बार गणित के अंदर जो चीज़ सीख ली जाती है वो हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलते हैं। ये गिनती है, गणना। अब आगे आने वाले वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहें,
क्योंकि ये अंक हैं, आगे संख्याएं होगी। गिनती की संख्या में सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।